हाँ, अच्छा मैं बात कर रहा था कि जी ये आपकी कोर्स आउटलाइन है। इस कोर्स आउटलाइन को हम थ्रू आउट द एंटायर जो डिग्री प्रोग्राम इसको हम फॉलो करेंगे क्योंकि ये आपके यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की ऑफिशियल आउटलाइन गिवन मतलब दी हुई है उनकी और इसके मुताबिक ही आपके सारे कोर्स जो हैं वो डिज़ाइन है। ये मेरे पास जो कोर्स आउटलाइन खुली हुई है जी ये बीएसआईटी की है। बीएसआईटी में अगर आप यहाँ पे इसके टेबल कंटेंट में देखें यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका कोड भी दिया हुआ है और इसके सामने इसका नंबर भी दिया हुआ है कि किस पेज पे आपको जाके मिलेगा। 21 पेज पे जी आपको प्रोग्रामिंग मिलेगी। तो उसके लिए क्या करना है आपने, आप 21 इसको यहाँ पे टाइप करें और आपको पता चल जाएगा जी आपका जो कोर्स है वो कहाँ पे है। अब यहाँ पे देखें मतलब 21 टाइप किया था यहाँ पे पेज 20 खुला हुआ है। खैर ये उनकी शायद टाइपो एरर या प्रोग्रामिंग फंडामेंटल खुला हुआ है। पेज एक पेज आगे इसको स्किप करता हूँ। जस्ट अ मिनट प्लीज़। यहाँ पे 21 लिखना है और इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ मैं। स्क्रॉल डाउन करते ही ये देखें जी ये आपके पास आपका वो कोर्स आ गया जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। 4 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है जी। मतलब इसका ये होता है 4 क्रेडिट आवर का कि आप 4 क्रेडिट आवर का ये मतलब है कि आपके 3 क्रेडिट आवर थ्योरी के हैं और 1 क्रेडिट आवर इसका प्रैक्टिकल का है। और इसका प्रीरेक्विजिट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है जो कि आप लोगों ने सी में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। वही मतलब इसका प्रीरेक्विजिट है और इसका कोर्स कंटेंट सारा आपको ये दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं मतलब समझ लें कि लर्निंग आउटकम्स के आप इस कोर्स को पढ़ के क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप सीख सकते हैं। इसकी क्या-क्या लर्निंग आउटकम्स आएँगी। और बाकी ये कुछ मतलब प्योरली कह लें कि जी टेक्निकल बातें हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के लिहाज से कि ये जो आपके पास लर्निंग आउटकम है किस कैटेगरी में फॉल करती है। अगर किसी को समझ नहीं हुई तो मैं उसको इंडिविजुअली समझा दूँगा। अभी ये क्लास में इतना इसको समझना जो है ना आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अच्छा ये आपके पास ये सारा कोर्स कंटेंट है। इस कोर्स कंटेंट के लिहाज से हम सारी चीज़ें अपनी मतलब पढ़ेंगे इन्हीं कोई मद्देनज़र रखते हुए हम सारी चीज़ें जो अपनी थ्रू आउट द कोर्स एक्सप्लोर करेंगे। ऑब्जेक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन आगे उन्होंने टीबी 1 ये मतलब टेक्स्ट बुक 1 और चैप्टर 9 से चैप्टर 11 तक उन्होंने बताया हुआ है कि ये चीज़ें आपको इस चैप्टर में मिलेंगी। ख़ैर यहाँ से आगे चलते-चलते यहाँ पे उन्होंने बुक्स दी हुई हैं। रेफरेंस मटेरियल मतलब ये आपकी टेक्स्ट बुक 1 है और दूसरी ये जो है आपकी वो टेक्स्ट बुक 2 या इसको रेफरेंस बुक कह लें, ये बुक्स हैं। ये जो ग्राउंड अप बुक है ये मैं कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड कर दूँ। अगर किसी ने ये बिगिनिंग जावा बाय आयर हॉल्टन ये करनी हो तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कोई भी रिसोर्स आप यूज़ कर लें आई वोंट माइंड। जहाँ पे भी मतलब कोई ऑथेंटिक रिसोर्स हो जहाँ पे ये चीज़ें आपके पास क्लियर हो। इसी तरह एमआईटी है, एमआईटी की भी सेम कोर्स आउटलाइन ऐसी ही है। मतलब अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको, ये कोर्स कंटेंट में जाके यहाँ पे आपके पास आएगा जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाएँगे, तो ये सारा आपके पास कोर्स कंटेंट लिखा हुआ है और ये वो सेम उसी तरह का कोर्स कंटेंट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले इस बार मतलब सी प्लस प्लस पढ़ेंगे, वो जावा नहीं पढ़ेंगे। अब चलते हैं जी ज़रा इन चीज़ों को हम अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, हम कैसे इनको लेके चलेंगे, ये चीज़ें थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखें अगर आप कंप्यूटर साइंस की, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री कर रहे हैं, तो आप अगर प्रोग्रामिंग से नावाकिफ़ हैं, तो इट मीन्स कि आप कंप्यूटर की एबीसी से नावाकिफ़ हैं। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही लाज़मी है, ये कह लें कि लाज़मी जुज़्व है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और एक अप्रोच हमने अपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ी थी जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। मतलब आपकी प्रोग्रामिंग एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग थी जो आपने इससे पहले पढ़ी है। अब हम एक नई अप्रोच पे शिफ्ट करने लगे हैं। उस अप्रोच का नाम है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये अप्रोच हमने क्यों यूज़ की? क्या वजह है कि जी हमें स्ट्रक्चर में वो चीज़ नहीं मिल रही थी जिसकी वजह से हम ऊप की तरफ आए। ये सारी चीज़ें हम गाहे-बगाहे डिस्कस करते रहेंगे। बस थोड़ा-सा ब्रीफ इसका इंट्रो मैं आपको दे दूँ कि जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमने क्यों मतलब अडॉप्ट किया और इसको हम क्यों चला रहे हैं। मैं ज़रा स्लाइड आपके सामने ओपन कर लूँ जी ताकि वो स्क्रीन जो शेयर हो वो भी आपको नज़र आती रहे।
अच्छा जी, ये कौन है? अच्छा यार, ये चैटिंग में ना ये ग्रेज करें, अगर ये जो आप कर रहे हैं ना पर्सनली मैसेज, अगर किसी ने मुझसे बात करनी है तो करें, अदरवाइज ये ग्रेज करें इससे। सर बीएसएससी वालों की भी क्लास है या वो लीव करें? अगर आप जाना चाह रहे हैं आप जा सकते हैं, अगर आप रुकना चाह रहे हैं तो रुक सकते हैं, आई वोंट माइंड। बीएसएससी वाले अगर जाना चाह रहे हैं तो जा सकते हैं। अच्छा जी, अब देखें, हम बात कर रहे थे जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम जावा में पढ़ रहे हैं। जावा में पढ़ने का क्या मकसद है इसको, और जावा ही क्यों मतलब यूज की हमने, मतलब या यूनिवर्सिटी ने क्यों रिकमेंड की? अच्छा, सबसे पहले इस बात को समझें कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच थी उसमें कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या थी? उनमें लिमिटेशंस ये आती थी हमें कि आपको स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, अगर प्रोग्राम जैसे ही आपका इंक्रीज होता है, थोड़ा सा बड़ा आपको कोड करना पड़ता है, तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच क्या करती है, वो उसको कम्प्लेक्स कर देती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाना आपके लिए कम्प्लेक्स हो जाता है। तो इस वजह से इनको हम मतलब जैसे ही हम थोड़ा सा एडवांस चलेंगे ना, मैं थोड़ा सा मतलब साथ साथ आपको बताता चलूंगा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो है वो ये चीज हमें नहीं प्रोवाइड कर पा रही थी, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमें ये चीज प्रोवाइड कर रही है। ये चीजें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे थ्रू आउट द कोर्स। बस अभी तक ये समझ लें कि हम एक नई अप्रोच की तरफ जा रहे हैं, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा प्रोग्रामिंग की अप्रोच है। अच्छा, दो वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है जी ऊप, दूसरा लिखा हुआ है जावा। ऊप इंटायरली एक कंसेप्ट है, मतलब ये जावा और ऊप ये इंटरलिंक ऐसे नहीं है कि अगर यानी इंटरचेंजेबली नहीं आप इनको बोल सकते कि अगर आप ऊप कहेंगे तो उसका मतलब जावा होगा, अगर आप जावा कहेंगे तो उसका मतलब ऊप होगा, ऐसी बात नहीं है। ऊप देखें एक फंडामेंटल कह लें कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग का। ये पीएचपी में भी आपको मिल सकता है, ये सी प्लस प्लस में भी मिल सकता है, ये पाइथन में भी मिल सकता है, ये जावा में भी मिल सकता है। जावा इंटायरली एक अलग टेक्नोलॉजी है, और अलहदा एक मतलब कह लें कि जी एक अलहदा ही एक टूल है जिसके जरिए आप प्रोग्राम डेवलप करते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं। अब जरा देखते हैं जी ऊप क्या है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो क्या है। ये आपके सामने लेक्चर का ब्रेकअप है। इस लेक्चर के ब्रेकअप को मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा जी। ये लेक्चर ब्रेकअप क्या कह रहा है, पहली स्लाइड में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को समझेंगे, दूसरी में हम देखेंगे कि जावा एक्चुअली क्या है, फिर जावा डेवलपमेंट किट के बारे में हम बात करेंगे, फिर आपको मैं मतलब वो जो जिस एनवायरनमेंट में हमने कोडिंग करनी है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले स्लाइड ओपन कर रहा हूँ जी। पहली स्लाइड आपके पास जो आ रही है वो है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। जस्ट अ मिनट प्लीज। अच्छा जी, मेरी बातों की समझ आ रही है जी? कोई मतलब कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? आ रही है सर समझ। अच्छा, ये देखें हमारे सामने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम उन्होंने मतलब बनाया हुआ है। इसमें आपके सामने कुछ वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, क्लास लिखा हुआ है, इनहेरिटेंस लिखा हुआ है, पॉलीमॉर्फिज्म लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्शन लिखा हुआ है, इनकैप्सुलेशन लिखा हुआ है। ये सारा एक समझ लेके जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पैराडाइम्स हैं। मतलब इन लिटरल सेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन 5-6 अल्फाज के बगैर अधूरी है। अगर इनमें से कोई लफ्ज उसमें मतलब लाई नहीं कर रहा तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वहां पे इंटायरली मतलब मुकम्मल तौर पे वहां पे मौजूद नहीं है। सबसे पहले हम एक चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जी, ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, ऑब्जेक्ट कोई भी एंटिटी हो सकती है, कोई भी दुनिया का ऐसा नाउन, ऐसा इसम जिससे मतलब किसी को पुकारा जा सके, वो उसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान एक ऑब्जेक्ट है, जानवर एक ऑब्जेक्ट है, मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है, कार एक ऑब्जेक्ट है, हाउस एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है। ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट होती हैं। क्लास को अगर डिफाइन करें तो क्लास समझ लें कि जी उन ऑब्जेक्ट्स का मैप होता है। मैप से क्या मुराद, एक नक्शा। देखिए, अगर आप एक कागज के ऊपर गाड़ी का एक नक्शा बनाते हैं
तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप इस नक्शे को ड्राइव करें तो आप नहीं कर सकते। सिंपल आंसर है कि आप उसको ड्राइव नहीं कर सकते। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मतलब क्या है? क्लास एक मैप है जिसमें मतलब ऑब्जेक्ट्स उससे मतलब काफ़ी ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। एक ऐसा पीस ऑफ कोड है जो कि ऑब्जेक्ट के लिए लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट को मैप करने के लिए। अगर सिंपल डेफिनिशन की बात करें, क्लास जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है। इसके बाद आपके पास वर्ड आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस सेम वही कंसेप्ट है जैसा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो कंसेप्ट आता है। इनहेरिटेंस से मुराद इनहेरिटेंस से मुराद जैसे कह लें कि जी दादाजी की जायदाद वाले साहब को मिलती है, वाले साहब की जायदाद बेटा जी को मिलती है। ये एक इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है। सेम यही कंसेप्ट हम प्रोग्रामिंग में भी यूज करेंगे। इस पे मतलब फुल फ्लेज किस्म का हमारा लेक्चर होगा। हम मुमकिन है इसको 2-3 लेक्चर में कवर करें। इस पे हम बात करेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होती है। अभी तक के लिए ये समझ लें कि एक कंसेप्ट है इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जिसमें एक ऑब्जेक्ट या एक क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो दूसरी क्लास में हम इनहेरिट करवाते हैं। तीसरी हमारे पास चीज आ रही है जी पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए द वर्ड पॉली, POLY, इसका मतलब होता है मैनी या मल्टीपल। मॉर्फ कहते हैं, MORFPH, मॉर्फ कहते हैं शेप्स को। वो कह रहा है पॉलीमॉर्फिज्म एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल शेप्स हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक क्लास बनाई है, उस क्लास का नाम आपने रखा है शेप। अब शेप में सर्कल भी आता है, स्क्वायर भी आता है, ट्रायंगल भी आता है, पॉलीगोन, हेक्सागोन या कोई भी मतलब ऐसी जो शेप्स हैं वो उसमें लाई करती हैं। अब आप एक क्लास को यूज करते हुए वो सारी जो मतलब शेप्स हैं उनको ड्रा कर सकते हैं। ये पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल कंसेप्ट है, इस पे भी हमने बात करनी है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन, ये समझ लें कि जी हमारा जितनी भी डिस्कशन मतलब अब से ऑनवर्ड जितनी भी चलेगी उन सब में एब्स्ट्रैक्शन जो है ना कहीं हम इसको यूज करेंगे, कहीं ना कहीं ये टर्म जो है ना हमें मतलब फेस करना पड़ेगी। अगर एब्स्ट्रैक्शन को मैं सिंपल वर्ड में समझाऊं तो देखिए, एक बंदा कार ड्राइव कर रहा है। कार ड्राइव करने के लिए उसको बस ये पता होना चाहिए कि जी गाड़ी के गियर होते हैं, इसका स्टीयरिंग व्हील होता है, इसके 2-3 पैडल होते हैं जिसमें एक पे मतलब एक्सेलरेटर है, एक ब्रेक है और एक उसका क्लच है। ये सारी चीज़ें मतलब उसको पता होनी चाहिए। अगर हम ये कहें कि ड्राइवर वो है जी जिसको ये पता हो कि जी स्टीयरिंग इधर को घुमाएं तो एक गरारी दूसरी गरारी के साथ जाके फिट होती है और ये टायर ऐसे मुड़ जाते हैं तो फिर वो मतलब चलता है, ऐसी अगर बात करेंगे तो ये मतलब बड़ी वेग बात होगी। अगर उसको पता है तो दैट्स फाइन, लेकिन ड्राइवर होने के लिए उसके लिए ये चीज जरूरी नहीं है। अब एब्स्ट्रैक्शन को मैं इसमें कैसे मतलब डिफाइन कर रहा हूँ। कुछ यूजर के लिए जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो आप ऐसा करते हैं, मतलब डेवलपर के लिए आसानी के लिए कम्प्लेक्स चीजें उससे उस फंक्शनैलिटी को छुपा देते हैं और उसके सामने आसान चीजें रखते हैं। वो आसान चीजों को यूज करता है और वो कम्प्लेक्सिटी जो है ना उसकी रिड्यूस हो जाती है। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं ये एब्स्ट्रैक्शन हो रही है जी। वैसे एक आर्टिस्टिक वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट ऐसी चीज को कहते हैं जो कि मटीरियलिस्टिक नहीं होती, जो कि मटीरियल नहीं होती। मटेरियल वो चीज होती है जो कंक्रीट हो, जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट ऐसी चीज होती है, मतलब ऐसी चीज कह लें कि जिसको हम टच नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट आता है जी इनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन इस पे भी हम बात करेंगे। इनकैप्सुलेट करना ये होता है कि आपने एक एंटिटी बनाई, जैसे हमने ऑब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट में आपने उसका एट्रीब्यूट यानी उसके जो भी खसूसियात हैं वो एट्रीब्यूट्स और उसकी फंक्शनैलिटी को इनकैप्सुलेट करके आपने एक एंटिटी बना दिया। उस एंटिटी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली ये चीजें करेंगे। अभी बस थोड़ा सा आपको इंट्रो करवा रहा हूँ ताकि इनको जब हम प्रैक्टिकली इन टर्म्स को यूज करें तो आपको पता हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जी हमारे पास जो स्लाइड है वो है जी जावा की। अब हम जावा को अंडरस्टैंड करेंगे कि जावा एक्चुअली है क्या। अच्छा, जब ये प्रोजेक्ट 1990s में स्टार्ट होता है ना, तो इस प्रोजेक्ट का नाम होता है जी ओक, OAK। ये जो इसका साइंटिस्ट या इसको जो डेवलप करने वाला था ना इस लैंग्वेज को, वो समझ लें कि जी
वो उसके ऑफिस के बाहर एक दरख्त होता था, उस दरख्त को से इंस्पायर्ड ये नेम उसने रखा था ओक, ओक का दरख्त होता था। अब उसके बाद इस प्रोजेक्ट को मतलब जैसे ये आगे एडवांस होता है तो इसको ग्रीन बोलना शुरू कर देते हैं। अब ग्रीन के बाद अल्टीमेटली इसका नाम जावा होता है। जावा कह लें कि जी एक कॉफी होती है, ये आपको ये मतलब इसका लोगो भी नजर आ रहा होगा कि कप है और उसके ऊपर धुआं निकल रहा है, मतलब एक कॉफी का नाम है जावा। तो ये वहां से इंस्पायर्ड होके ये जो है ना जावा इस लैंग्वेज का नाम पड़ा। ये जनरल पर्पस लैंग्वेज है। जनरल पर्पस लैंग्वेज से क्या मुराद होती है? जनरल पर्पस लैंग्वेज से ये मुराद होती है कि ये कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि सिर्फ एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए बनाई है, या फिर सिर्फ ये लैपटॉप्स के लिए बनाई है, या फिर सिर्फ ये मोबाइल के लिए बनाई है। इससे मल्टीपल पर्पसेस हैं। मतलब वेब एप्लीकेशन में भी जावा यूज होती है, ये मोबाइल एप्लीकेशन में भी जावा यूज होती है। स्टैंडर्ड एडिशन इसके हैं, उसमें भी जावा यूज होती है। स्टैंडर्ड एडिशन के मतलब डेस्कटॉप एडिशन आपने कोई बनानी है। एंटरप्राइज एडिशन किसी कंपनी के आपने मतलब सॉफ्टवेयर बनाना है या कोई ऐसी चीज आपने यूज करनी है, उसके लिए भी यूज होती है। उसके बाद वो बता रहे हैं जी सन सोलारिस सन माइक्रो सिस्टम्स, ये एक कंपनी थी। आजकल तो इसको मतलब ऑन कर रही है, ओरेकल ऑन कर रही है। मतलब ये जब डेवलप की थी ये लैंग्वेज, ये प्रोजेक्ट सन माइक्रो सिस्टम्स का था। और बाद में मतलब ये जो सारी कंपनी है ये सारी मर्ज हो गई थी जी ओरेकल में। ओरेकल समझ लें कि डेटाबेसेस इसकी फंडामेंटल पहचान है। अदरवाइज अब तो ओरेकल डेटाबेसेस से काफी ज्यादा मतलब चीजें जो है ना वहां से मतलब होना स्टार्ट हो गई हैं। आप अपने एडवांस कोर्सेज में जाके डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ये भी पढ़ेंगे, और आगे डीबीएएम आपके पास एक कोर्स आएगा, उसमें भी आप मतलब ओरेकल का आपको नो हाउ करवाएंगे कि वो चीजें क्या हैं। वो आपके एडवांस क्लासेस में वो सारी बातें इंशाल्लाह होंगी। अगर ओरेकल वर्ल्ड पे बात करूं तो ओरेकल देखें पुराने जो ग्रीक्स मैथोलॉजी है उनमें ओरेकल नाम की एक कह लें कि जी एक एक करेक्टर होता है। कोई बंदा हो सकता है, कोई बीबी हो सकती है। और वो ये समझ लें कि मिथोलॉजी मिथ है। मतलब इस पे अगर किसी का बिलीव हर्ट हो रहा हो तो मैं पेशगी में मादद कर रहा हूँ। मतलब वो यही कहा जाता है कि जी वो एक ऐसा बंदा या एक ऐसी बीबी है जिसकी गॉड के साथ कम्युनिकेशन होती है, और वो उसके बिहाफ पे प्रोफेसी करता है, पेशीन गोई करता है, आने वाले वक्त का बताता है कि ये वक्त ऐसे हो गया या ऐसी चीज है। और एक्चुअल वर्ड पे मतलब बात कर रहा हूँ। बाय द वे, अपना टॉपिक पे आते हैं, वापिस आते हैं। अच्छा, जब ये लैंग्वेज डेवलप हुई है ना, इसका एक जो है ना वो नारा था, वो नारा था WORA, वोरा, वंस राइट एंड रन एनीवेयर। एक जगह पे मतलब कोड लिखो और उसको किसी भी जगह पे चला लो। तीन मेन गोल थे इस लैंग्वेज को डेवलप करने के। सबसे पहले ये था कि जी ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगी। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से क्या मुराद है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से ये मुराद है, देखें अगर माइक्रोसॉफ्ट जो आपके पास मशीन्स हैं उनकी बात करें तो वो अपने प्लेटफॉर्म के साथ मतलब चलेंगी। उनको एक खास हार्डवेयर चाहिए मतलब उसको चलने के लिए। अब अगर आप बात करें कि जी आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि मैक पे भी चले, जो विंडोज पे भी चले, जो मोबाइल पे भी चले, या किसी भी ऐसी मशीन पे चले, ये होता है जी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। कि आपको आपने किसी प्लेटफॉर्म को मद्देनजर रखते हुए ये चीज नहीं बनाई। उसके लिए आपके पास एक टर्म यूज होती है जेवीएम। जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन वो क्या करती है कि जी सब ये जावा, ये समझ लें कि जी तकरीबन हर मशीन में चल सकती है। ये हर उस मशीन में चल सकती है जिसमें जेवीएम इंस्टॉल हो सकती है, जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल हो सकती है। ये जावा वर्चुअल मशीन को भी हम आगे जाके अंडरस्टैंड करेंगे क्या चीज है। बस अभी तक के लिए ये समझ लें, जावा वर्चुअल मशीन एक ऐसी मशीन है कि अगर जावा को रन करना है तो जावा को रन करने से पहले एक सॉफ्टवेयर या एक मशीन उसमें इंस्टॉल करना पड़ती है। फिर दूसरी बात आ गई जी इस पे सिक्योरिटी फीचर। सिक्योर है ये लैंग्वेज। तीसरी बात आ गई जी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के मतलब ये जो इसके जो रिजल्ट है वो रिलायबल है, और उसका कोड कोड जो है ना वो क्रैश नहीं होता। ये तीन मेन स्लोगन कह लें गोल थे इसके। उन गोल्स को अचीव करने के लिए ये लैंग्वेज डेवलप की गई थी। अब हम अपनी बात करते हैं जी जावा डेवलपमेंट किट के बारे में। जावा डेवलपमेंट किट, ये समझ लें कि आपके पास अगर आपने कोई कोडिंग करनी है, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके लिए आपके पास कुछ चीजें होना लाजमी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं सादा बात करूं, अगर आपको
कोडिंग करनी है तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप है तो आपके पास एक मतलब एडिटर होना चाहिए, ऐसी मतलब सारी चीज़ें। तो ये कह लें कि जी सादा-सी बात ये है कि जी इसमें एक पैकेज है, उस पैकेज को कॉम्पैक्ट करके आपके पास जो भी डेवलपर के लिए जो चीज़ें उसको चाहिए होती हैं ना, वो सारी उन्होंने जावा डेवलपमेंट किट में रखी हुई हैं। अगर किसी को मज़ीद इसको एक्सप्लोर करना है तो मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। जेडीके जावा डेवलपमेंट किट, जेआरई जावा रन टाइम एनवायरनमेंट और जेवीएम हमारे पास होता है जावा वर्चुअल मशीन। इन तीनों में जो भी डिफरेंस है ना, वो सारा हम मतलब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये इस लिंक में सारा कुछ वो दिया हुआ है। अब लास्ट स्लाइड और लास्ट बात ये है जी, आपको करना क्या है, ये आपके सामने एक स्क्रीन शेयर हो रही है जी नेटबीन की। ये नेटबीन आप लोगों ने इंस्टॉल करना है और इसको इंस्टॉल करके अगली क्लास है, हमने जो भी मतलब काम करना है, जैसे आप डेव सी प्लस प्लस पे काम करते थे ना, डेव ब्लडशेड उस पे काम करते थे, वो आगे से जो भी काम होगा वो सारा आपका नेट बीन के ऊपर होगा। ये इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जी आपको पहले जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा, जेडीके के बाद आपको ये नेट बीन इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर आपके पास वो चीज़ें वैसे काम करेंगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही था जी काम। अब ये मामला है कि जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो सबके पास ये जो आपके पास नेटबीन है, ये इंस्टॉल हो और जो अभी बातें की हैं इनको थोड़ा-सा मतलब रिव्यू कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा थोड़ा-सा। अगर उसमें से कोई कन्फ्यूजन हो किसी को, किसी किसी बात की समझ ना आ रही हो, मेरा नंबर आप लोगों के साथ शेयर है व्हाट्सएप पे, तो आप मेरे साथ मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और जिसका भी कोई क्वेश्चन होगा मैं कोशिश करूँगा कि जिस हद तक भी मतलब हो सका मैं आपके लिए आसानी बनाऊँ। ठीक हो गया जी? इसका लिंक भी जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो जी वो क्वेश्चन कर सकते हैं।